हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी विजन आइज की चल रही है। ये अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है जिसमें कि आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं वो हम लोग फेब से लेकर अप्रैल के बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर लेसन जिसमें हम लोग अभी इकोनॉमी की लेसन चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में दो टॉपिक हैं। फिर हम लोग लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी टॉपिक देख लेंगे, जैसे ऑल इंडिया सर्वे है एंड देन यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। तो जितने भी फंड वाले टॉपिक होते हैं वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोटा के बारे में देखने वाले। ऑलरेडी इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन फिर से ये न्यूज़ में है तो फिर से आ सकता है, ठीक है नहीं। और अगर टाइम बचा तो हम लोग एग्रीकल्चर में भी देख लेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया। तो ये फंड वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में। सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो यहाँ पे ऑन कॉमर्स इनके द्वारा कहा गया है फॉर फ्री ट्रेड रीनेगोशिएशन विद जापान, कोरिया एंड आसियान, ठीक है। तो ये इसको कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। क्या ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि व्यापार जो है दो देशों के बीच में फ्री हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो कुछ मोस्ट ऑफ द आइटम्स की, जैसे आप देखो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती है ना, तो या तो उसकी रेट कम हो जाती है, कस्टम ड्यूटी जो लगाया जाता है उसकी रेट कम हो जाएगी या फिर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये काम इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कि इंडिया और जापान है, अगर एक दूसरे के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे, तो अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है तो इट मीन्स कि इंडिया से जो भी सामान यहाँ पे जापान में जाएगा तो जापान में जाने में क्या होगा कि वो जापान वाले कस्टम ड्यूटी को या तो कम कर देंगे या तो एकदम से हटा देंगे। इससे क्या होगा कि बेटर है। और यही काम हमारे द्वारा भी किया जाएगा कि जापान से कोई सामान अगर हमारे देश में आ रही है तो हम भी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि एक व्यापार बढ़े, दोनों देशों में आसानी से जो है ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सके, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये बायलैटरल भी होता है, यानी कि दो देशों के बीच में भी होता है, और मल्टीलैटरल ट्रेड भी होता है। जैसे आप आसियान एक ग्रुप देख रहे हो जो कि 10 देशों का ये ग्रुप है, और ये आपका साउथ ईस्ट एशियन यहाँ पे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका हो जाता है थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये सारे 10 कंट्रीज़ है आसियान में। तो इनके बीच में भी आप देखो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि रीनेगोशिएशन की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप देखो एज़ पर द नीति आयोग की स्टडी की गई थी जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो यूटिलाइजेशन रेट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो भी इंडियन एक्सपोर्टर के द्वारा ये काफ़ी कम है। इट मीन्स कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी देशों के साथ, जितने भी देशों को हम अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो इम्पोर्ट हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको हम लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो नीति आयोग है, ये आपको बताना कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। और नीति आयोग के 3 इंडेक्स के बारे में आप बताइए, कोई भी 3 इंडेक्स जो कि आपको याद है। वैसे तो हर एक सेक्टर्स में नीति आयोग की आपको इंडेक्स देखने को मिलती है, तो 3 इंडेक्स का नाम बताइए, ठीक है। और बताइए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बहुत कम है, ये नीति आयोग के द्वारा बताया गया। तो फिर से ये नेगोशिएशन जो रूल्स में नेगोशिएट किया गया, बात किया गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। तो देखते फिर से इसको नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो इंपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, और बेनिफिट जो यहाँ पे है वो भी मिसयूज़ हो रहा है। एक तो यहाँ पे हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो बेनिफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है। जो रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविज़न है वो भी यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। रूल्स ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है। जैसे आप लोग सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन देखते हो तो ये मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, क्या कोरिया में हुआ। कोरिया कहने का मतलब आपका साउथ कोरिया से। साथ ही कोई भी अगर आप लोग देख रहे हो कि फ़ोन हो गया ओप्पो, वीवो या फिर आपका वन प्लस, तो ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो यहाँ पे प्रोविज़न है वो भी यहाँ पे आप देखो वॉयलेट किया जा रहा है। और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है आसियान देशों के द्वारा ये डंप भी किया जा रहा है। कई बार आप देखते हो कि चाइना क्या करता है ना कि अपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमारे इंडिया में लाकर डंप कर देता है। मतलब कि एक डंप कहने का मतलब है कि फेंक देता है सस्ते दामों पे। और वो सस्ते दामों पे वो सारे प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे मार्केट में जब आते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे देश के लोगों को, या फिर कहीं पे भी आप देखो कि देश के लोगों को सस्ते बेस्ट एंड चीप प्रोडक्ट वो सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि चाइना की जो प्रोडक्ट होती है वो लॉन्ग लाइफ तो नहीं होती है, बेस्ट तो नहीं होती है, बट हाँ चीप होती है, तो उन लोग उसी में सस्टेन कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो है ना इनकी भी प्रोडक्ट को रोका जाता है और इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती है हमारे द्वारा। और ये जो रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजंस है
ये क्राइटेरिया ज़रूरत है जिससे कि हम लोग नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पता कर सके। आप लोग भी देखते होंगे कि जो भी आप लोग खरीद रहे हो या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी आप लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट में आप जाते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट लो, मेनली आप लोग देखो कि कोई गैजेट्स वगैरह है तो उसी में आपको नीचे देखने को मिलेगा कि रूट्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से है, तो वो भी आपको समझ में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे एक तो क्या है कि हम लोग सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे और दूसरा है कि जो और भी कंट्रीज़ है ना उसका ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर से इसको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। कुछ सजेशन यहाँ पे कमेटी के द्वारा दिया गया। सजेशन में ये है कि जो कंसेशनल टैरिफ है कुछ सेक्टर्स में जैसे कि स्टील में, तो इसको सस्पेंड कर देना चाहिए जिससे कि स्टील की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो। साथ ही पीरियोडिक जो कंप्लाइंसेस असेसमेंट है वो यहाँ पे आपका देखना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम जो है ये देखना चाहिए कि सारे प्रोडक्ट्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही रूल्स ऑफ ओरिजिन का भी जो यहाँ पे प्रोविज़न है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। एंड देन यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है ये उन देशों के बीच में हो रहा है तो उन देशों को इससे फ़ायदा होना चाहिए। साथ ही रिसेंटली आप देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिर से नोटिफाई किया गया है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जिससे कि जो ड्यूटी इवेजन है, जो कि कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो है नहीं लगाया जाता है, तो उस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा और देखा जाएगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। ओके, अब यहाँ पे रेलिवेंट जो यहाँ पे इवेंट्स है इसे देख लेते हैं। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो ये हमारे और मॉरिशस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसके तहत क्या है कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर जो है अपनी ड्यूटीज़ को या तो कम कर देंगे या तो एकदम से आपका एलिमिनेट कर देंगे, वो भी होस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, यानी कि वैसे प्रोडक्ट में जो कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है तो इंडिया से मॉरिशस जा रहा है, या फिर मॉरिशस में अगर मैन्युफैक्चर हुआ है तो मॉरिशस से इंडिया आ रहा है, तो उसके बीच में जो आपका ड्यूटीज़ है उसको कट कर दिया जाएगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसके कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। आप ये देखो, ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि इंडिया अफ्रीका के साथ साइन किया था, और इसमें जो है गुड्स हो गया उसमें व्यापार करना, रूल्स ऑफ ओरिजिन है, ट्रेड इन सर्विसेज है, टेक्निकल बैरियर जो ट्रेड का है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स है, मीन्स प्लांट्स को लेकर और एनिमल्स को लेकर ये भी जो जितने भी आपके मेजर्स हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट है, नेचुरल पर्सन का जो मूवमेंट है, लोग भी आप देखते हो कि इंडिया अफ्रीका में आना जाना करते हैं, टेलीकॉम हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, कस्टम प्रोसीजर है, कॉपरेशन है, तो इन सारे अदर्स एरिया में जितना भी ये काम किया जाएगा उन सबको इस एग्रीमेंट के तहत देखा जाता है। ओके, वहीं अगर इंडिया के फ्री ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि जापान है, साउथ कोरिया है, इनके द्वारा कुछ कंसर्न रेज किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिया एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत करते हैं, यानी कि ये आप देखो कि इंडिया में अगर कोई भी सामान जा रहा है तो ओरिजिन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स है, तो उसको देखने के लिए एक अच्छा खासा जो है आप समझो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की हम लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि नहीं, हमें पूरी तरीके से वेरीफाइड करना है कि ये ऑब्जेक्ट, ये आपका जो गुड्स है ये कहाँ से निकल कर आया है। तो इससे नॉन टैरिफ बैरियर जो है ये आपका रेज हो रहा है, यानी कि कुछ कंट्रीज़ के द्वारा कंप्लेन किया गया है हमारा WTO में कि हम लोग बेटर तरीके से इसको फॉलो नहीं कर रहे, साथ ही हम लोग कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी यहाँ पे डिमांड करते हैं। इससे पहले क्या था कि जो नोटिफिकेशन था वो इसके तहत लाया गया था, ये जो अभी रूल्स 2020 लाया गया, इंडिया के द्वारा रिस्पॉन्ड भी किया गया है इसमें और बताया भी गया है इम्पोर्ट्स को लेकर, जो कि बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि हमारे इस जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म है इसके तहत तो नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ हमारे ऊपर ये आरोप लगाए कि हम लोग एक्स्ट्रा या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, तो उसको कहते हुए, उसको देखते हुए इंडिया भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किए हैं इस रूल्स के तहत, ठीक है। अब ये क्या है कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म है, जितनी भी ट्रेड पॉलिसी है, मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया और जापान के बीच में अपना अपना ट्रेड पॉलिसी होता है, तो इसको रिव्यू करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया जो कि आपका WTO के तहत ये चलता है, जिसमें ये देखा जाता है कि सारे मेंबर्स जो है ना वो रूल्स, डिसिप्लिन, कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं इस एग्रीमेंट के तहत। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ है, यानी कि हम लोग जो है बायलैटरल एग्रीमेंट किस किस कंट्रीज़ के साथ रखे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसको रटना नहीं है, हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना तो याद हो जाएगी। इंडिया आप देखो कि लंका के साथ है, श्रीलंका, एंड देन इंडिया जापान है, और फिर इंडिया कोरिया है। कहीं भी आप कोरिया पढ़ते हो तो वो साउथ कोरिया होता है, नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया को आपका नॉर्थ कोरिया ही लिखेगा, ठीक है। इंडिया मलेशिया है, और इंडिया नेपाल है, इंडिया थाईलैंड है, इंडिया चाइना, सॉरी ये चिले है, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया सिंगापुर एंड इंडिया भूटान, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी देश में से कौन कौन है, तो भूटान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, एंड देन यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज़ याद रखना है, साथ ही जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, चिले एंड सिंगापुर।
रीजनल अगर एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो है ना आसियान ग्रुप के साथ है। आसियान में आपको 10 कंट्री देखने को मिलेंगे। ब्रुनई, दारुसुलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम है। और उसके अलावा आप लोग देखो कि एपिक अप्टा जो है यानी कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ है, जिसमें कि आपको इतने देश देखने को मिलेंगे: थाईलैंड, बांग्लादेश, चाइना, कोरिया और श्रीलंका। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो साफ्टा भी है, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंडिया एंड मर्कोसिस है, जो कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे के साथ है हमारा। साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और साथ ही साथ आप देखो कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस के साथ भी है। तो ये दोनों इतना ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम याद रखिएगा कि एशियान हो गया, आसियान हो गया, आप्टा हो गया और साफ्टा हो गया, ठीक है। तो ये रही इसके बारे में बातें। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जो यहाँ पे कोटा है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली क्या है कि इंडिया के द्वारा एडवोकेट किया गया कि बेटर ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इस IMF कोटा को लेकर। अगर हम लोग IMF के रेजोल्यूशन के हिसाब से देखें, इट मीन्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रेजोल्यूशन के हिसाब से देखें, तो जो 16 जनरल रिव्यू था कोटा का, उसको कंक्लूड किया गया है 2023 तक इसको कंक्लूड किया जाएगा, यानी कि ये खत्म होगा। जो कोटा अभी चल रहा है ना, वो आपका अभी से आपका चल रहा है। लास्ट रिव्यू इसको फेब 2020 में किया गया था, तो ये 3 साल के बाद ही अब यहाँ पे आपका चलेगा, जो कि 15 दिसंबर 2023 को ये खत्म होगा, ठीक है। तब तक ये कोटा अनचेंज्ड होगा। अब पहले समझते हैं कि ये कोटा है क्या IMF का। तो IMF की जो ये कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोटा कहने का मतलब है कि एक आपका स्पेशल रिजर्वेशन रख दिया जाता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग के लिए। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है IMF की जो फाइनेंशियल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। IMF का मेन काम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आपको मेन डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, अगर वो अपने यहाँ किसी भी सेक्टर्स को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है, फंड की कमी होती है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि ठीक है, अगर आप पानी की व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, अपने यहाँ पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं, जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ फंड का कंट्रीब्यूशन करती है। 100% नहीं, बस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 50% मैक्सिमम या फिर 30-40% तक का कंट्रीब्यूशन करती है फंड। यानी कि ये पैसे देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप यहाँ अपने जगह पे अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स में डेवलप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अगर फंड की कमी है तो वो हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन IMF में ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा ये डायरेक्ट जो है ना फंड नहीं देते हैं किसी भी कंट्री को। ये काम करने का हक किसको है? वर्ल्ड बैंक को है। तो यहाँ पे IMF के अंदर आपको कोटा देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक डिफरेंट कोटा बना हुआ है। उस कोटा में अगर कोई कंट्रीज़ आते हैं तो उतना % उनको फंड दिया जाएगा। तो वही चीज़ें बात की जा रही है, और ये कोटा को टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है। तो कोटा में यहाँ पे डिनोमिनेटेड अगर हम लोग देखें तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स अब क्या है? SDR, जिसे आप लोग कई बार सुने होंगे इकॉनमी में। तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व्स एसेट है, जो कि यहाँ पे IMF के द्वारा क्रिएट किया जाता है कि वो ऑफिशियल रिजर्व्स को जो है सप्लीमेंट कर सके इनके जितने मेंबर कंट्रीज़ है। देखिए, SDR कोई करेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम लोग अपने देश में गरीबी कम करना चाहते हैं, तो हम लोग IMF के पास जाए और कहे कि हमें कोटा के हिसाब से जो है गरीबी कम करने के लिए SDR दे दीजिए। इट मीन्स कि ये एक तरीके का करेंसी दे दीजिए। तो करेंसी ये नहीं है, एक्चुअली ये रिजर्व आप देखो कि एसेट है। इट मीन्स कि 20% 20,000 जो है उनके पास कुछ एसेट है, जो कि IMF ही ये क्रिएट करते हैं और जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उनको प्रोवाइड करने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगी। IMF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ना, वो यहाँ पे जनरल रिव्यू करते हैं जो भी कोटा है रेगुलर इंटरवल पे। यहाँ पे आपका फिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 5 इयर्स इससे ज़्यादा नहीं होता है। एनी चेंजेस अगर करना होता है कोटा में, तो इसको जो IMF के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो टोटल वोटिंग पावर जिनके पास है वो 85% तक मेजोरिटी के साथ जो है कोई भी यहाँ पे कोटा में चेंजेस होता है। और कोई भी एडजस्टमेंट अगर कोटा में करना पड़े, तो ये आपका जो है ना वोटिंग राइट्स अगर इंक्रीज़ हो गया इमर्जिंग कंट्रीज़ का, वो भी उनके रिलेटिव पोजीशन को देखते हुए कि वर्ल्ड इकॉनमी में उनका कितना हिस्सेदारी है, तो उस हिसाब से जो है ना कोटा शेयर को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इमर्जिंग इकॉनमी है, एक इमर्जिंग मार्केट है, उसका शेयर इंक्रीज़ होगा, डेवलपिंग कंट्री एज ए होल इंक्रीज़ होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, गरीब देश हैं, उनकी वॉइस और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी प्रोटेक्ट हो पाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे समझते हैं कि इस कोटा से सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यहाँ पे आपको जो है फ़ायदा होता है। तो बेसिकली आप देखो कि कोटा से क्या होता है ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो डिटरमाइन होता है। यानी कि आईएमएफ के तहत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट आपको सभी देखने को मिलेंगे, कुछ ही कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है, साथ ही ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको सबको ही देखने को मिलेंगे। तो जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो यहाँ पे डिटरमाइन होता है और उनको दिया जाता है। तो रिसोर्सेज का एक बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड है कि वोटिंग पावर। कोटा में आप देखो कि एक की डिटर्मिनेंट है वोटिंग पावर का, जो कि आईएमएफ में जो भी बातें होती है उसको डिसीजंस को कंक्लूड करने के लिए। तो वोट में क्या है कि 1 वोट पर एसडीआर यहाँ पे आपका 1 लाख है ऑफ कोटा प्लस बेसिक वोट्स। ये सारे जो मेंबर्स हैं ना उनके लिए सेम होता है जो भी इसके मेंबर हैं। तो वोटिंग राइट आप लोग देख सकते हो, तो वोटिंग राइट का ये एक क्राइटेरिया है, यानी कि 1 वोट इज इक्वल टू एसडीआर जो मैं अभी बताई वो आपका 1 लाख के 1 लाख है। एसडीआर 1 लाख जो कोटा है प्लस बेसिक वोट्स जो यहाँ पे देते हैं वो आपका 1 वोट के बराबर हो गया, और ये सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसी हिसाब से देते हैं। फाइनेंसिंग का एक्सेस हो जाता है, यानी कि कोटा से क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फाइनेंस है वो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ को मिल जाता है। साथ ही एसडीआर एलोकेशन है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोटा से क्या होता है कि जो यहाँ पे मेंबर्स का शेयर है वो यहाँ पे जनरल एलोकेशंस होता है एसडीआर के तहत। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसको विस्तार से। तो आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इट मीन्स कि आईएमएफ के बारे में भी देख लेते हैं, इसकी कोटा के बारे में, एसडीआर के बारे में, सो डैट आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो थोड़ा टाइम इसके लिए भी दे दीजिए आप लोग, तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमारे इकोनॉमी सेक्शन है, तो GS3 में ही ये कवर होगा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसमें आप देखो कि 189 आज के डेट में मेंबर कंट्रीज़ है, और हर कोई आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं जिनका जितना उनका फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, साथ ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ जो ग्लोबल इकोनॉमी में है उनके पास मोस्ट वोटिंग पावर होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो जितना पावरफुल कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जो है वोटिंग पावर कम होती है। अब आईएमएफ बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन है वो बेटर तरीके से हो सके, किसी देश को पैसे की ज़रूरत है तो वो यहाँ से पहुँच सके, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जैसे आपने 2008 का जो क्राइसिस देखा था उस तरीके से फिर से ये माहौल ना क्रिएट हो, इसके लिए बनाया गया है। और इंटरनेशनल ट्रेड बेटर तरीके से चलते रहे, हाई एम्प्लॉयमेंट हो, और साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हर एक कंट्रीज़ जो है ना किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट ना करे। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि कई बार जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है इस डेवलपमेंट के चक्कर में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा खासा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही पॉवर्टी ख़त्म करनी है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी ये एक कमिटमेंट है कि गरीबी ख़त्म करनी है हमारे पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से। तो ये सारा काम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसका। हिस्ट्री अगर देखें कि कैसे इसको क्रिएट किया गया है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है आपका, तो इसको आपके बारे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस था ब्रिटेन वुड्स में यूनाइटेड स्टेट में जुलाई 1944, तो उसके तहत ये आपका आईएमएफ निकल कर आया। 44 कंट्रीज़ जो थे उस समय कॉन्फ्रेंस में वो यहाँ पे बिल्कुल सहमत थे कि एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक कॉपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। कंट्रीज़ जो है वो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है IBRD। अब ये चीज़ को समझिएगा, अगर कोई कंट्री IMF के मेंबर है तभी वो IBRD के भी मेंबर हो सकते हैं। इट मीन्स कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, तो ये भी एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है इसी के तहत, लेकिन इसके मेंबर बनने के लिए पहले IMF का मेंबर होना ज़रूरी है। और जितने मेंबर जो है IMF के हैं वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हो सकते हैं। ऐसा है क्या? तो नहीं, इसके मेंबरशिप लेना होगा। ठीक है, आईएमएफ की अगर बात करें, जैसे कि ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत आया है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल कॉपरेशन है उसको इंक्रीज करना है। एक नया सिस्टम ऑफ जो कन्वर्टेबल करेंसी है किसी फिक्स एक्सचेंज रेट में, तो उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। इट मीन्स कि आप देखो कि जो गोल्ड है उसको US डॉलर के साथ यहाँ पे आपका रिप्लेस किया गया, वो भी ऑफिशियल रिजर्व्स के लिए। तो यहाँ पे एक SDR के फॉर्म में, जो कि हम लोग अभी भी देखे कि करेंसी नहीं है वो, लेकिन एक आप देखोगे कि SDR है, यानी कि पूरा का पूरा वो तिजोरी है, उसके हिसाब से लोगों को यहाँ पे, कंट्रीज़ को यहाँ पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम था ये 1971 में कोलैप्स हो गया। IMF के द्वारा एक नया सिस्टम जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, देखिए दो तरीके का एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
फिक्स्ड कहने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट जो है ना वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, चाहे आप आज लो या 10 साल के बाद लो। लेकिन फ्लोटिंग क्या होता है कि एज़ पर द सिचुएशन कंडीशंस और जो कंट्रीज़ की कंडीशंस है, जैसे सम कंट्रीज़ आर डेवलप्ड कंट्रीज, सम कंट्रीज़ आर डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, तो उस हिसाब से जो है उनके लिए एक्सचेंज रेट जो है फ्लोट होगा, यानी कि चेंज होते रहेगा। तो इसलिए आईएमएफ में आप याद रखना कि ये सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है। कंट्रीज़ जो है वो बिल्कुल यहाँ पे फ्री है कि अपना एक्सचेंज एग्रीमेंट को वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उनका जिस तरीके का मार्केट है, जिस तरीके की उनकी करेंसी की वैल्यू है एक दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, उस हिसाब से वो अपना एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आज के भी डेट में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं आईएमएफ के तहत, तो ये है सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्टेटमेंट में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रख दिया जाएगा तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आप लोग जो है मिस्टेक कर जाओ। 1973 में क्या हुआ था, ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो आईएमएफ के द्वारा एस्टिमेट किया गया था कि फॉरेन डेट जो है वो 100 ऑयल इंपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ से आप देखो कि 150% ये इंक्रीज़ हो चुका था, वो भी यहाँ पे 5 सालों में। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि 1973 से 1977 ये 4 सालों में आपका इंक्रीज़ हो गया था, जिससे कि पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ना उसको शिफ्ट करना एक कॉम्प्लिकेट काम बन चुका था। आईएमएफ के द्वारा एक न्यू लेंडिंग प्रोग्राम लाया गया, वो भी 1976 में, जिसको ऑयल फैसिलिटी भी कहा गया है। तो पहले तो हम लोग देखें क्या, तो ब्रिटेन वुड्स यहाँ पे सिस्टम देखे। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे आप लोग देखो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, और थर्ड यहाँ पे सिस्टम देख रहे हैं ऑयल फैसिलिटी, यानी कि ऑयल एक्सपोर्टिंग जितने कंट्रीज़ हैं, आप लोग देखते हो कि हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड वेस्ट एशिया है, जहाँ पे आपके ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद आपका रशिया, फिर वेनेजुला, साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं, यूएस में भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस है और लेंडर्स भी हैं। तो उनको यहाँ पे ऑयल फैसिलिटी दिया गया है, यानी कि ये अवेलेबल सिर्फ उस नेशंस को है जो कि एक्यूट प्रॉब्लम से, यानी कि अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड के प्रॉब्लम से वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। अब इसके तहत आपको हमारे देश का याद आ रहा होगा कि ऑयल प्राइस जब राइज़ हो जाती है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब क्या होता है कि आप देखो कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो इट मीन्स कि हम लोग तो वैसे भी ट्रेड डेफिसिट है किसी भी कंट्रीज़ के साथ, तो हमारा एक पूरी एक साल का जो है ना एक बैलेंस ऑफ शीट यहाँ पे हमारा जो है ये प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कोई कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, टोटल इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे 90% कर रहे, सॉरी एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे 10% कर रहे हैं और इम्पोर्ट हम लोग जो है 90% कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीके से आपका मिसमैच हो गया। एटलीस्ट यहाँ पे 40-60 का रेशियो होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 70-30 का रेशियो होना चाहिए, या 50-50 का रेशियो होना चाहिए। इस तरीके का रेशियो होना चाहिए, तो एक बैलेंस माना जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरी तरीके से आप देखो कि मिसमैच हो जाता है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो कि हम लोग ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हम लोग डिपेंडेंट है ऑयल में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ऑयल इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए ऑयल फैसिलिटी भी रखा गया है आईएमएफ के तहत। आईएमएफ आप देखो कि वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, जो कि एक तरीके का सिस्टम ये अलाउ करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल कैपिटलिज्म को यहाँ पे बैलेंस किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमिक जो सॉवरेनिटी है, हर एक कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी होती है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने का यहाँ पे रखा गया है। और लिबरलिज्म भी यहाँ पे है। इट मीन्स कि आप देखो कि हर एक कंट्रीज़ को ऐसा नहीं है कि एक ऐसा रूल्स बना दिया गया है जिसको सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना है। आईएमएफ के तहत ऐसा नहीं है। आईएमएफ के तहत कहा गया है कि हर एक कंट्री में जो है अपनी कंट्री, हर एक देश की अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी होती है, हर एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो हर एक कंट्री को एक छूट दिया गया है, लिबरलिज्म दिया गया है कि वो अपने हिसाब से भी जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। आईएमएफ देखो काफ़ी अच्छा खासा एक सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए। इट मीन्स कि आप देखो कि उनकी जो इकॉनमी है वो बेटर तरीके से चले। उस कंट्री में अगर पैसे की कमी है तो यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, तो डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं दिए जैसे नहीं दिए जाते, लेकिन हाँ उस हिसाब से ये हेल्प करते हैं। 1997 में क्या हुआ, फिनेंशियल क्राइसिस जो है आपको ईस्ट एशिया में देखने को मिला। थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया से लेकर आपका कोरिया, इससे भी आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से यहाँ पे फिनेंशियल क्राइसिस आ गया था, पैसे की कमी आ गई थी। तब आईएमएफ जो है एक सीरीज ऑफ बेल आउट यानी कि रेस्क्यू पैकेज भी यहाँ पे क्रिएट किए थे मोस्ट अफेक्टेड इकॉनमीज़ को, यानी कि वैसे कंट्रीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा पैसे की कमी के कारण जूझ रहे थे। तो ये भी आप देखो कि इनके द्वारा रेस्क्यू पैकेज भी लाया गया था, जिससे कि यहाँ पे जो करेंसी है उनकी पैकेजेस दी जा रही थी, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो रिफॉर्म किया जा रहा था।
फिर आपको 2008 का जो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस याद होगा। तो आईएमएफ उस समय बहुत ज़्यादा मेजर इनिशिएटिव लिया था कि कैसे जो है पूरे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ एंड सर्विलांस लेकर आना है। ये सारे जो इनिशिएटिव्स है ना, इसमें क्या था कि लीगल फ्रेमवर्क है, यानी कि कानूनी तौर पर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लाया गया था कि कैसे जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक पॉलिसी है हर एक कंट्री की, वो दूसरी कंट्रीज़ को अफेक्ट ना करे। साथ ही यहाँ पे एनालाइज भी किया गया कि क्या रिस्क है, क्या फिनेंशियल सिस्टम है, और कैसे जो है यहाँ पे एक्सटर्नल पोजीशंस जो है मेंबर्स की, उसको कैसे सही किया जाए। इट मीन्स कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी ना, उस समय आईएमएफ था जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को एक कहते हैं ना स्टेबलाइज करके चला गया, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से। आप देखो कि बहुत टाइम लगा यहाँ से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने में, बट एक समय ऐसा आया कि जो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी मेजर स्टेप्स लिए गए थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, वो सारे देशों में जो कि बहुत ज़्यादा पैसों की कमी के कारण जूझ रहे थे। ठीक है, तो ये तो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ये इकोनॉमिक क्राइसिस था, वन ऑफ द, आज तक आप देखते हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पैंडेमिक आ चुका है, पैंडेमिक सेकेंड वेव भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हो कि ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारे आप देखो कि इनकी इनिशिएटिव है कि क्या क्या ये काम किए हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तब ये काम करते हैं। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है इनका, उसके बाद आपका सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, देन यहाँ पे ऑयल फैसिलिटी आया, देन यहाँ पे लिबरलिज्म का भी फंडा है इनका, और देन यहाँ पे रेस्क्यू पैकेजेस भी आया। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके से भी इनके हिस्ट्री में जाकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे कि आईएमएफ का फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम ये आईएमएफ सर्विलांस होता है, मॉनिटरिंग भी करते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करते हैं। तो अगर फिनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, यानी कि जो आपका पैसे के रूप में जो मदद किया जाता है कंट्रीज़ को, तो डायरेक्ट ये पैसे नहीं देते आईएमएफ लोन के रूप में पैसे देते कि अगर इमरजेंसी है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो टोटल ट्रांजैक्शंस है, अगर उसमें आपको मिसमैच देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर किसी ट्रेड में, तो उसमें अगर मिसमैच है तो आपको कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए दे दिया जाएगा पैसे, उसके बाद आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी तो आप वो लोन को रिपेड भी कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और साथ ही साथ करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक इसकी कंडीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये सारे जगह पे आपको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। आईएमएफ की अगर सर्विलांस की बात करें तो टाइम टू टाइम आप देखो जो 189 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमिक और जो फिनेंशियल पॉलिसीज़ होती है, किसी कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है, फिनेंशियल पॉलिसीज़ कैसी है, तो उसको भी ये मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि इनका अपना सर्विलांस सिस्टम भी बहुत अच्छा है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, यानी कि आप लोग देखो फिनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और सेंट्रल बैंक हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, टैक्स अथॉरिटी है, अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इन सबको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि कंट्रीज़ में आप देखो कि पब्लिक रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, बैंकिंग सिस्टम सही तरीके से मॉडर्नाइज हो पाता है, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है। किसी कंट्री में अगर आप देखो कि जो कानून बनते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क के साथ बनते हैं, उस कंट्री में जो गवर्नेंस है वो बेटर इंप्रूव हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो कि इससे होता है, जिससे कि मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाती है, कैपेसिटी डेवलपमेंट हो पाती है आईएमएफ के थ्रू। तो ये इसलिए किया जाता है ना, जिससे कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल है जिसको 2030 तक यहाँ पे अचीव करना है हर एक कंट्री को, तो वो बेटर तरीके से कर सके, इसमें भी आईएमएफ जो है हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप रिवाइज कर लो, ये टोटल 17 गोल्स है जो कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत देखने को मिलेगा। फर्स्ट गोल है कि गरीबी घटानी है, घटानी नहीं हटानी है। ठीक है, और जीरो यहाँ पे हंगर होना चाहिए। सेकंड है गुड हेल्थ हो और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर और सैनिटेशन हो, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, तो जो हमारा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट है वो आपको देखने को मिलेगा गोल 7 में है। 8 है डिसेंट वर्क, 9 है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11 है सस्टेनेबल सिटीज़, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट चेंज, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन अर्थ, और 16 है पीस एंड जस्टिस, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो दीज आर द 17 गोल्स जिसको कि हर एक कंट्रीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कब तक करना है, टारगेट कब तक मीट करना है, तो 2030 तक। तो ये आपका क्या हो गया, 3 फंक्शन हो गया। ठीक है, और हाँ एक बात कि ये वीडियो आज आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, इट मीन्स कि 4 बजे नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको 5 या 5:30 बजे तक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि ये मैं जैसे ही अपलोड कर रही थी 4 बजे 3:30 बजे, तो मैं सुनी तो आधे वीडियो के बाद से इसमें वॉइस ही नहीं था, तो मैं फिर से री रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी मैं कर ही रही हूँ, ये 4 बज रहा है अभी, तो मुझे 1 घंटे लग जाएंगे,
और फिर उसके बाद उसको फिर से डिकोड करना और फिर अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो आई होप कि आपको मैक्सिमम 6 बजे तक तो मैं ये वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ। तो टाइम से थोड़ा सा डिले हो गया तो उसके लिए सॉरी। और इस तरीके के टेक्निकल प्रॉब्लम चलते रहती है, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। नहीं तो 4 बजे वीडियो आपकी आ ही जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। गवर्नेंस की बात करते हैं कि आईएमएफ में काम कैसे होता है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, यानी कि 189 मेंबर्स हैं। तो उसमें से आप देखो कि यहाँ पे हर एक कंट्रीज़ में से यहाँ पे 2 गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर होते हैं और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं हर एक मेंबर कंट्री के। इनका काम क्या होता है? इनका काम है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करना और इलेक्ट करना। साथ ही अगर कोटा है तो उसको भी इंक्रीज़ करना है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में अगर कोई न्यू करेंसी इंक्लूड है उसको एलोकेट करना है, तो वो भी काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। साथ ही न्यू मेंबर को एडमिटेंस भी करना है, या फिर कोई मेंबर अगर छोड़ना चाहते हैं तो उनका भी काम यहीं पे होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पे ये काम करते हैं। एक कमेटी है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के द्वारा होता है। दूसरी कमेटी है जो कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और भी यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट कमेटी है। तो ये दोनों कमेटी को भी अभी हम लोग देखेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो आईएमएफ के हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हैं, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं साल में एक बार, यानी कि यहाँ पे आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की यहाँ पे मीटिंग होती है। तो ये दोनों की मीटिंग जो है आप देखो यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिलते हैं और बोर्ड यहाँ पे जितनी भी इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसा चल रहा है उनके ऊपर ये बात करते हैं। मिनिस्ट्रियल कमेटी का अगर हम लोग एक एक करके बात करें तो सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है। यहाँ पे आपको 24 मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो कि 189 गवर्नर से ही चुन के यहाँ पे आते हैं और ये सारे मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जो फिनेंशियल असिस्टेंस देना है, मॉनेटरी और फिनेंशियल सिस्टम जो है वो मैनेज हो सके, उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा यहाँ पे प्रपोजल भी दिया जाता है, जिसमें कि आर्टिकल ऑफ अमेंडमेंट AOA इसको कहते हैं, जिसमें कि आपका कुछ न्यू डिस्कशन हुआ, कुछ किसी बात पे अगर यहाँ पे कंक्लूड किया जाता है तो वो सारी चीज़ें भी अमेंड होती है। कॉमन कंसर्न भी अगर कोई है कि अगर कोई भी ग्लोबल इकॉनमी को उसका अफेक्ट होगा तो उसके टॉपिक पे भी बात होती है। डेवलपमेंट कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका कि 25 मेंबर्स है। हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कमेटी में कितने थे? 24 मेंबर्स थे और सारे मेंबर्स वो गवर्नर के ही थे। बट एक लिटिल ट्विस्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट कमेटी में कि इसमें आपको 25 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, बट 25 मेंबर्स आपके दोनों के होते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखो कि ये एक फोरम जैसा काम करते हैं, जिससे कि इंटर गवर्नमेंटल जो कंसेंसस है, कोई क्रिटिकल डेवलपमेंट इशू, उसके ऊपर ये काम करते हैं। यानी कि किसी भी कंट्री में डेवलप करना है तो उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस और भी अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो वो इस कमेटी के द्वारा दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे 24 मेंबर होते हैं। तो ये सब याद रखना है कि किसमें कितने मेंबर होते हैं, किस किस तरीके से यहाँ पे चुन के आते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन बन सकता है, 1-2 स्टेटमेंट इसी से आपका दे दिया जाएगा तो आप फंस भी सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे 24 मेंबर बोर्ड होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा ये आपके इलेक्ट होते हैं। ये जो आईएमएफ की डेली बिजनेस होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें सारे एस्पेक्ट, यानी कि किसी कंट्री को कितना फंड देना है, इकॉनमी पॉलिसी क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात होती है। अब यहाँ पे हर एक मेंबर का इक्वली यहाँ पे आप देखो कि उनके बेसिक वोट्स के हिसाब से वोट भी होता है, कोटा बेस्ड वोट भी होता है। आईएमएफ की अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, जो कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन है और आईएमएफ स्टाफ के हेड भी होते हैं, ठीक है। साथ ही आईएमएफ मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ मेंबर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन का मेंबर होना ज़रूरी है। तो ये भी बातें आपको क्लियर रखनी है, क्या पता स्टेटमेंट आपका बन जाए कि आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन का मेंबर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। एक है यहाँ पे पे अ कोटा सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि आईएमएफ को ज्वाइन करने पे हर एक मेंबर कंट्री को कुछ ना कुछ सम ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसको हम लोग कोटा सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब जो कंट्री जितना ज़्यादा यहाँ पे करेगी उतना ज़्यादा उनके पास वोटिंग पावर होगा, जो कि मैं पहले समझा रही थी। अब ये आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब किसी कंट्री का कितना वेल्थ है, उनके पास कितना कैपिटल है, उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, इट मीन्स कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कहने का मतलब है कि उनका टोटल जीडीपी कितना है, उस हिसाब से वो लोग कंट्रीब्यूट ज़रूर कर सकते हैं। जीडीपी कहने का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे आपका एक कंट्री के अंदर एक फिनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि कोटा फॉर्मूला है, कोटा फॉर्मूला में क्या क्या है, क्योंकि कोटा से रिलेटेड बात हो रही है करंट अफेयर्स में, तो कोटा से रिलेटेड हर एक पॉइंट को आप लोग को क्लियर करके चलना है। कोटा फॉर्मूला में क्या क्या है, तो 5 पॉइंट है यहाँ पे।
तो देखिए 50% जो वेट होता है वो कंट्री के जीडीपी पे होता है, 30% जो वेट होता है वो ओपननेस में होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है ट्रेड कितना कर रही है, व्यापार कितना कर रही है, रिलेशन कैसा है, एक दूसरे कंट्रीज़ में लोग आना जाना कितना कर रहे हैं, लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रेमिटांस कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है जिसको हम लोग ओपननेस के कैटेगरी में रखते हैं, और यहाँ पे आपका 30% है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी की बात करें तो ये 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंटरनेशनल रिजर्व्स की बात करें तो ये 5% है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एसडीआर के बारे में बात कर लेते हैं। ये आईएमएफ का आपको देखने को मिलेगा कि यूनिट ऑफ अकाउंट है। अगर आप लोग ऐसे याद रखोगे कि आईएमएफ एक बैंक है और इसका अकाउंट होता है तो ये एसडीआर है, तो आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि एसडीआर करेंसी है। एसडीआर आईएमएफ के अंदर एक अकाउंट है। तो आप लोग देखो कि एसडीआर जो है यहाँ पे यूएस डॉलर का जितना वैल्यू होता है ना, उसको सम करके ये डिटरमाइन किया जाता है कि एसडीआर की करेंसी वैल्यू कितनी है। क्योंकि आपको पता है पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर कोई करेंसी चल रही है, डोमिनेंट है अगर कोई करेंसी, तो वो डॉलर पे है कि नहीं। तो एसडीआर में आप देखो कि इसके बास्केट में कौन कौन सी करेंसी है, किस किस देश की। तो यहाँ पे यूएस का डॉलर है, यूरोप का यूरो है, जापानीज़ की येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, चाइनीज़ की रेनबिम्बी है। अब चाइनीज़ की रेनबिम्बी को 2016 में इंक्लूड किया गया था और प्रीलिम्स 2017 में इससे क्वेश्चन आ गए थे। तो आप जानते हो कि वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर आईएमएफ हो गया, ये सारी चीज़ों में अगर कहीं पे भी टॉपिक आपका न्यूज़ में होता है तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस बार मैं कोटा पे आपको ज़रूर बोल रही हूँ, क्योंकि कोटा से रिलेटेड या एसडीआर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ कि इसके बाद आपको आईएमएफ और आईएमएफ से रिलेटेड कोई भी पॉइंट पे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, एसडीआर करेंसी जो वैल्यू है ये डेली आपका कैलकुलेट होता है, और जितना भी मार्केट में जो उसकी वैल्यू होती है उस हिसाब से उसको देखा जाता है, लेकिन एडजस्ट किया जाता है हर एक 5 साल में। तो ये इतनी बातें याद रखनी है। कोटा अगर हम लोग देखें तो ये डिनोमिनेटेड होता है एसडीआर में। मेंबर की अगर वोटिंग पावर देखें तो ये तो आप समझ गए कि जितना कोटा यानी कि जितना अमाउंट वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा उनको यहाँ पे वोटिंग राइट होगा। और आप देखो कि आईएमएफ में ये अलाउ किया गया है हर एक मेंबर कंट्री को कि वो अपना खुद का मेथड जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इट्स मनी कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि आईएमएफ में आप देखो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, कहने का मतलब है कि हर एक कंट्री को, क्योंकि हर एक कंट्री एक जैसी नहीं है, हर एक कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट सब कुछ अलग है। तो चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो या फिर पुअर नेशन हो, हर कोई जो है अपने हिसाब से बता सकते हैं, उनको अपना ही यहाँ पे सेट करने का अधिकार है कि क्या एक्सचेंज वैल्यू उनके मनी का होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आईएमएफ और इंडिया का रिलेशन कितना कैसा है। ये ध्यान रखिए, ये आपके प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आपके मेंस में भी हेल्प करेगा कि आपको ये समझना होगा कि आईएमएफ से इंडिया का क्या रिलेशन है, और जब से आईएमएफ आया है वो हमें किस किस जगह पे हमें मदद किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमें काफ़ी हद तक जो है आईएमएफ से, जब से ये अस्तित्व में आया है उससे लेकर आज तक काफ़ी हेल्प हुआ है। पोस्ट अगर पार्टीशन पीरियड की बात करें, यानी कि 1947 से जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, तब उस समय से आईएमएफ जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि एक सीरियस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा था, घाटे में चल रहे थे हम लोग, वो भी यहाँ पे डॉलर को लेकर और हार्ड करेंसी जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर। तो इस समय क्या हुआ था कि आईएमएफ हमारे साथ खड़ा था, हमारी जो यहाँ पे डेफिसिट थी और जितनी भी पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे हमारा जो टोटल ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ देखने को मिला था, यानी कि अप मिसमैच था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरकम करके ले गया कौन, तो आईएमएफ। हमें इस दलदल से बाहर निकाला आईएमएफ। ठीक है, फंड भी यहाँ पे ग्रांट किया गया था। इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1965 में और 1971 में, जिसमें कि 1971 में जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो कन्वर्ट हो गया बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश का इस समय जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हुआ था। तो इस समय भी आप देखो कि कोई भी कंट्री में अगर वॉर होता है, युद्ध होता है, तो उस कंट्री की जो है ना हालत ख़राब हो जाती है, फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है, सोशली आप देखो कि बहुत प्रॉब्लम होता है, लोगों की जो डे टू डे बिजनेस है वो एकदम से इंटरप्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत दिक्कत होता है, पैसे की कमी हो जाती है। तो जो भी उस समय फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, तो उसमें आप देखो कि हमें आईएमएफ ने ग्रांट किया था लोन। और जब से ये आईएमएफ आया है और तब से लेकर मतलब कि यहाँ पे 31 मार्च 1971 से लेकर हम लोग कितना फॉरेन करेंसी यहाँ पे परचेज़ किए, तो 817 करोड़ तक का। और ये भी ध्यान रखना है कि इतना तो हमें आईएमएफ दिया इन टर्म्स ऑफ लोन, और हम लोग इसको बहुत अच्छे से फुल्ली रिपेड भी कर चुके हैं। यानी कि अभी तक जो है 1971 तक जितना भी हेल्प हुआ वो हम लोग रिपे कर दिए, क्योंकि लोन के फॉर्म में ही पैसा मिलता है। 1970 से आप देखो कि इंडिया को काफ़ी असिस्टेंस मिला है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इस पे राइट जो ये आपका सेटअप हुआ है, अच्छा ये भी एक पॉइंट है कि कहा जाएगा कि जब से आईएमएफ अस्तित्व में आया है तब से स्पेशल ड्राइंग राइट भी आया है। तो ये चीज़ें नहीं है, गलत है। आपका जो देखने को मिलेगा स्पेशल ड्राइंग राइट जो है 1969 में ये आपका सेटअप हुआ है। ठीक है,
इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो फंड जो हम लोग यहाँ पे बोरो कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। और ज़्यादा होता है कब हम लोग जो है आईएमएफ से फंड लेते हैं, जब हमारी इंपोर्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आप देखो कि क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बढ़ गई मार्केट में तो उसके बाद जो है हमें प्रॉब्लम होती है, फूड की यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, फर्टिलाइज़र की दाम बढ़ जाती है। अगर इन सारे पर्टिकुलर फ्यूल की प्राइस बढ़ गई तो ये भी हमारा इंपोर्ट में आ गया, तो इंपोर्ट महंगा हो गया। फूड, फ्यूल और जो फर्टिलाइज़र है ये F3 आपको याद रखना है। इस केस में जो है हम लोग यहाँ से फंड ले लेते हैं। 1981 में क्या हुआ है कि इंडिया एक मैसिव लोन लिए थे, यानी कि हम लोग 5000 करोड़ तक लिए थे, जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए, और जो डेफिसिट हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो भी ओवरकम करने के लिए। तो ये चीज़ें अभी ध्यान रखना है कि हम लोग 1981 में भी, 1971 तक तो हम लोग लिए ही थे, लेकिन उसके 10 साल के बाद फिर हम लोग लिए थे। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लार्ज फॉरेन कैपिटल्स होनी चाहिए, जो कि हमें एक रिवर प्रोजेक्ट में हेल्प मिले, लैंड रिक्लेमेशंस में हेल्प मिले, कम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट में हेल्प मिले। बट ये सारे जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपके फील्ड है, इसको हेल्प करने के लिए हमें जो है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे सामने निकल कर आया। क्योंकि आप देखते हो कि चाहे रिवर इंटरलिंकिंग की प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो जो कि हमारे देश में डेवलपमेंट की बात होती है, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक से 50% ऑफ फंड यहाँ पे ले लेते हैं, है कि नहीं। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है इंडिया का, वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कब, 1973 अक्टूबर में। तो आईएमएफ जो है ना वो यहाँ पे ऑयल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराए थे, क्योंकि ये तो हम लोग देखें ऑयल फैसिलिटी, अगर ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो बहुत सारे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है, तो ऑयल फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आईएमएफ के साथ हमारा रिश्ता है। साथ ही अर्ली 1990s में क्या हुआ था, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी 2 वीक्स के लिए इम्पोर्ट करना था अगेंस्ट जो एक्सेप्टेड यहाँ पे सेफ मिनिमम रिजर्व्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि हम लोग इमरजेंसी लोन लिए थे 2.2 बिलियन डॉलर तक का। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो, बताया जा रहा है कि इंडिया काफ़ी अच्छा खासा रोल भी प्ले करता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हमारे गवर्नर रहे हैं, और हमारी जो प्रेस्टीज है इंटरनेशनल सर्किल में, तो ये भी हमारी इंक्रीज़ हुई है आईएमएफ के रहने से। तो काफ़ी अच्छा खासा हेल्प भी मिला है हमें। लेकिन आईएमएफ की बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, क्या पता मेंस में लिखने आए तो आप लोग लिख सको कुछ पॉइंट। देखिए आईएमएफ में एक तो है आपको वोटिंग पावर देखने को मिला, कि जितना भी कोटा में जितना वो पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही जो है उनकी वोटिंग पावर होगी। तो कई बार ये कहा जाता है ना कि आईएमएफ में यूरोप यहाँ पे काम करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से आईएमएफ काम करता है, क्योंकि यूरोप का जो है वोटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक काम करता है अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा आप देखोगे कि लोन प्रोवाइड करने का जो यहाँ पे कंडीशंस है वो बहुत अजीब है, कि यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन के फॉर्म में पैसे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है पूरी तरीके से पैसे के फॉर्म में दिया जा रहा है। साथ ही अगर पॉलिसीज़ कहा जाता है कि एक बार यहाँ पे इम्पोज हो गया तो वो इम्पोज हो गया, और जो पॉलिसीज़ इम्पोज होता है वो आईएमएफ कभी भी कंट्री की पूरी इंटरनल जो प्रॉब्लम है ना उसको नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ को डेवलप करना है, गरीबी हटाना है, तो एक पॉलिसी लेकर आ जाते हैं। लेकिन उस कंट्री में गरीबी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या मल्टी पॉवर्टी है या फिर किस तरीके की पॉवर्टी है, गरीबी भी बहुत कैटेगरी में होती है, तो उस चीज़ को नहीं समझते हैं और पॉलिसी इम्पोज कर देते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देखो कि क्रिटिसिज्म है। रिफॉर्म की बात की गई है कि हमें कोटा में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक मेंबर जो है वो 200% तक बोरो कर सकते हैं एनुअली, और 600% तक जो है क्यूमुलेटिवली वो बोरो कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसा कहा गया है कि अगर एक्सेप्शनल केसेस है, कंडीशंस अगर हो रही है, तो उस समय आईएमएफ में जो कोटा में है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो बोरो कर सकते हैं। साथ ही अगर आईएमएफ कोटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत वेरिएशन है। यूएसए जहाँ यहाँ पे आप देखो कि 17.7% तक वो कोटा में कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं अगर रशिया और इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ 2.5% तक का कोटा में है। तो यहाँ पे भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो वोटिंग राइट है और जो बोरोइंग परमिशन है वो आप देख सकते हो कि कितना वैरी करता है। साथ ही आप देखो कि आईएमएफ इतना अच्छा काम नहीं करता है। अगर अच्छा काम करता तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अपना खुद का बैंक नहीं बनाती। आप देखो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, साथ ही ये ब्रिक्स अपना खुद का बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं। तो ब्रिक्स बैंक यहाँ पे लाया गया है, जिससे क्या होगा ना कि आईएमएफ की जो डोमिनेंस है और जो वर्ल्ड बैंक की डोमिनेंस है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। और साथ ही आप देखो कि कई जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म किए वो भी पॉइंट ऐसा बनता है जिसके कारण जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बैंक लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ब्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2010 में ये ज्वाइन किए थे। पहले ये ब्रिक कंट्री थी, यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन आया था तो 4 कंट्रीज़ के द्वारा ये फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, ये याद रखना है। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स बैंक जो बना है इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पांचों कंट्री का वो इक्वली होता है। $10 आपको देखने को मिलेगा
$10 नहीं है, $10 बिलियन तक का है। तो ये हर एक कंट्री अपनी इक्वली कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री ज़्यादा कर रही है तो उनकी ज़्यादा पावर है, इस तरीके का नहीं है। इक्वालिटी आपको इस बैंक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो 2010 का जो कोटा रिफॉर्म है उसको यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसको 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिला, इसलिए देखिए कि इसके शेयर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी होता है। तो ये काम तो करते हैं बट बहुत आप देखो कि डिले भी करते हैं। तो ये सारी कुछ यहाँ पे रिफॉर्म की बात की जाती है, तो इस पॉइंट पे रिफॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IMF, और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, तो प्लीज़ हैव पेशेंस, और मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। कल हम लोग 4 बजे ज़रूर मिलेंगे। और थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी वीडियोस आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँ, क्योंकि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चल रही है। हर एक संडे को आपकी CSAT की शुरू हो जाएगी, तो प्लीज़ CSAT की ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई उसके कारण ना फंसे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो GS में क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन CSAT में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके का डिजास्टर आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आप लोग CSAT को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि 2019-20 से आप देख रहे हो कि थोड़ा सा पेपर टफ हो रहा है CSAT का भी। तो वो टफेस्ट पेपर को भी आपको टैकल करना आना होगा, वो भी स्मार्टली। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो विजन आइज की टेस्ट सीरीज से, और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी में आप लोग को मेल करना है, आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज है या फिर कुछ भी आप लोग को ज्वाइन करना है, तो आप लोग को उस ईमेल आईडी में ही रिस्पॉन्स करके बताया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो उसके लिए लाइक कीजिए, क्योंकि वही एक मेरा मोटिवेशन का सोर्स है। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।